नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं अपराजिता स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का खबरें खेती की के इस विशेष अंक में। आज के इस अंक में हम जानेंगे कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर में संतुलित उर्वरक उपयोग जागरूकता अभियान, आम में फ्रूट बैगिंग तकनीक, लीची की उन्नत किस्में, पावर मक्का सेलर मशीन की उपयोगिता, जैविक खेती से जुड़ी मक्का तकनीक के बारे में तथा एक सफल किसान की सफलता की कहानी। इसके साथ ही जानेंगे अनाज मंडी में अनाजों के ताज़ा बाजार भाव और मौसम का पूर्वानुमान। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वैशाली में संतुलित उर्वरक उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान, आम उत्पादकों के लिए फ्रूट बैगिंग तकनीक लाभकारी, किसानों के बीच बढ़ रही उन्नत लीची किस्मों की मांग, पावर मक्का सेलर से समय और मजदूर की बचत। वैशाली जिले के हरिहरपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर में संतुलित उर्वरक उपयोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, किसानों तथा कृषि वैज्ञानिकों ने भी भाग लेकर रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान पर चर्चा की। केंद्र के निदेशक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णिया और वैशाली जिले में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। किसानों को जैविक खाद, गोबर खाद, हरी खाद तथा संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि संतुलित उर्वरक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, फसल उत्पादन बढ़ता है तथा खेती की लागत भी कम होती है। किसानों को मृदा जांच के आधार पर खाद उपयोग करने की सलाह दी गई। महिलाओं ने भी जैविक खेती और पोषण वाटिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को टिकाऊ खेती अपनाने, पर्यावरण संरक्षण करने तथा बेहतर उत्पादन के साथ अधिक आमदनी दिलाना है। कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली के निदेशक ने बताया, यदि किसान मृदा जांच के अनुसार संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करे और जैविक खाद को बढ़ावा दे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहेगी तथा उत्पादन लागत भी कम होगी। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मटका खाद तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तकनीक के तहत किसान मिट्टी के मटके या ड्रम में गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, नीम पत्ती तथा अन्य जैविक पदार्थ डालकर जैविक खाद एवं तरल उर्वरक तैयार करते हैं। बिहार कृषि विभाग किसानों को जीवामृत, धन जीवामृत एवं जैविक खाद निर्माण के लिए प्रशिक्षण तथा कुछ योजनाओं में अनुदान भी उपलब्ध कराता है। इस तकनीक से तैयार खाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, उत्पादन लागत कम करने तथा फसलों की वृद्धि में सहायक मानी जाती है। सब्जी, फल, धान, गेहूं एवं बागवानी फसलों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। किसान कम लागत में घर पर ही जैविक खाद तैयार कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आम उत्पादक किसानों के लिए फ्रूट बैगिंग तकनीक काफी लाभदायक मानी जाती है। इस तकनीक में जब आम का फल टिकोला अवस्था से थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब उसे विशेष पेपर बैग या कागज के लिफाफे से ढक दिया जाता है। इससे फल पर दूध या रस के दाग नहीं पड़ते, फल का रंग और चमक बेहतर होती तथा कीट और तेज धूप से भी सुरक्षा मिलती है। बैगिंग तकनीक से फल साफ, सुंदर और आकर्षक बनता है, जिससे बाजार में उसकी कीमत अधिक मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार किसान साधारण कागज या छिद्र युक्त पेपर बैग का उपयोग कर कम लागत में बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम देखते हैं कि फल पकने की स्थिति में आ जाती है, उसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं। जैसे पिछले वर्ष हमने काफ़ी देखा, यहाँ रेड बैंडेड कैटरपिलर एक होता है कीट, जो उसमें लाल उजला कलर की धाड़ियाँ होती है, जो फल के अंदर घुस करके उसके गुठलियों को खाती है और गुदे को खाते रहती है, और वो फल ज़मीन पे गिर जाता है और वहाँ पे अंडे दे करके अपनी संख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। और वो इसके साथ साथ लगभग पेड़ के करीब 35 से 40% फलों को यह नुकसान पहुंचाता है। यह कीट जो है वो बहुत ज़्यादा बृहद पैमाने पे आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है। इसलिए इस प्रकार के कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें डेल्टामेथिलिन या लिम्डासाई हेलोथ्रीन नामक दवा का 1 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के स्प्रे करना चाहिए। लीची की उन्नत किस्मों की खेती बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर की जाती है। शाही लीची बिहार की सबसे प्रसिद्ध किस्म मानी जाती है, जिसका फल लाल रंग का, मीठा एवं सुगंधित होता है। चाइना लीची का फल आकार में बड़ा तथा गुदा अधिक होता है, इसलिए बाजार में अच्छी मांग रहती है। बेदाना लीची में बीज छोटा और गुदा अधिक होता है, जिससे इसका स्वाद काफ़ी मीठा माना जाता है। अर्ली बेदाना जल्दी तैयार होने वाली किस्म है और अच्छी पैदावार देती है। रोजा लीची आकर्षक लाल रंग एवं बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे लीची का फल मध्यम आकार का और स्वादिष्ट होता है। देहरादून लीची अपनी मिठास एवं सुगंध के लिए जानी जाती है, जबकि पूर्वी लीची बिहार क्षेत्र में अच्छी उत्पादन क्षमता वाली किस्म मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार लीची की खेती के लिए दमोट मिट्टी, उचित जल निकासी एवं गर्म और नम जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि लीची के प्रसंस्करण में उद्यम का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में लीची के कई प्रसंस्कृत उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि लीची का स्क्वैश हो गया, लीची रसगुल्ला हो गया, और लीची का डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है जो कि लीचमीस हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट जो है, अगर एक स्मॉल स्केल पे अगर कोई फार्मर करना चाहे तो एक अच्छा एक स्मॉल स्केल इंटरप्राइज वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें उद्यम का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पावर मक्का सेलर एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जिसका उपयोग मक्का के दानों को भुट्टे से अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीन कम समय में अधिक मात्रा में मक्का की सेलिंग करने में सक्षम होती है, जिससे किसानों का समय और मजदूरी दोनों में बचत होती है। इस मशीन से दानों का टूट फूट कम होता है तथा साफ सुथरा अनाज प्राप्त होता है। बड़े एवं मध्यम किसानों के लिए यह यंत्र काफी लाभकारी माना जाता है। कई राज्यों में सरकार द्वारा इस मशीन पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अभय कुमार की सफलता आज युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के निर्णय लिए और आरसेटी से मत्स्य पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आधुनिक तरीके से मछली उत्पादन की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने pnbindia.in में ऋण लेकर आवेदन किया। बैंक से लोन स्वीकृत होने के बाद उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन पर तालाब बनवाया और विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन शुरू किया। आज अभय कुमार सफलतापूर्वक मछली उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ इस कार्य में 8 लोगों को रोजगार भी मिला। आसपास के किसान भी अब उनसे प्रेरित होकर मत्स्य पालन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी, जहां गेहूं और चावल के ताजा बाजार भाव कुछ इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 7500 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 8000 रुपये प्रति क्विंटल और अरबा सुपर बासमती चावल 12000 रुपये प्रति क्विंटल। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्म हवाएं यानी लू
चल सकती है। वातावरण में नमी का स्तर लगभग 45 से 55% के बीच रह सकता है और हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की संभावना न के बराबर है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। यहां हम बताते हैं किसान भाइयों को खेती से जुड़े हुए नई नई तकनीकों के बारे में और नई नई गतिविधियों के बारे में। आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय मखाना रिसर्च सेंटर, जो कि दरभंगा में स्थित है। और ये कितना गौरवान्वित होते हैं हम ये कहते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। और अब ये ना केवल बिहार में बल्कि आसपास के राज्यों में भी जो हमारे मखाना साइंटिस्ट हैं उनकी मदद से और भी किसानों को सिखाया जा रहा है, ताकि वो मखाना की खेती करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ इससे कमा सकें। आज हम मखाना रिसर्च सेंटर में जिन मखाना वैज्ञानिक से बात करने आए हैं वो हैं मखाना साइंटिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार, और ये यहाँ के सीनियर वैज्ञानिक हैं मखाना इंस्टीट्यूट के। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपसे यही सवाल सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मखाना उत्पादन और इसके जो प्रसंस्करण का जो कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या पद्धतियां लगती हैं और इसके बारे में हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों में ही अपार संभावनाएं हैं, बल्कि मखाना के मूल्य संवर्धन और निर्यात में भी अपार संभावनाएं इस समय देखी जा रही हैं। विगत आप 5 से 7 वर्षों की अगर बात करें तो मखाने का उत्पादन 12-13 हज़ार हेक्टेयर से बढ़कर अभी 40 हज़ार हेक्टेयर तक आगे आ चुका है। और मखाना की बढ़ती वैश्विक मांग को देखते हुए सहज ही ये अनुमान लगाया जाता है कि अगले 10 वर्षों में ये उत्पादन का क्षेत्र कम से कम 40 हज़ार हेक्टेयर से बढ़कर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। इस समय करीब 35 हज़ार टन मखाना का उत्पादन हो रहा है, और बढ़ती वैश्विक मांग के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि अगले 10 वर्षों में ये 3.5 लाख टन तक ये उत्पादन पहुंच सकता है। और इस तरह से पूरे विश्व में, क्योंकि इसकी मांग बढ़ रही है, इसकी जितनी पौष्टिकता है, इसमें जितने औषधीय गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के प्रति जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, इसकी मांग वैश्विक होती जा रही है और इससे कीमत भी बढ़ी है, और किसानों की जो आमदनी है उसमें भी काफ़ी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो आमदनी की संभावना को देखते हुए मखाना की खेती का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, और साथ ही प्रसंस्करण का भी तेज़ी से विस्तार होता आ रहा है। तो देखा किसान भाइयों कि हमारे जो मखाना साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मनोज कुमार, उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से इसके उत्पादन और प्रसंस्करण में आप काफ़ी काम कर सकते हैं। अगला सवाल जो मेरा इनसे होगा वो ये कि अभी भी जो मखाना की खेती से जुड़ी सबसे बड़ी भ्रांति है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत लगता है, उस तरह से फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या करें कि लागत भी कम लगे, फ़ायदा ज़्यादा हो, प्रसंस्करण में भी आसानी हो? हाँ, ये बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि मखाना की खेती में लागत कम कैसे करें और मखाना की खेती से जो शुद्ध आमदनी है उसमें कैसे वृद्धि की जाए। इस समय ये जो भ्रांति है कि मखाना की खेती में शुद्ध आमदनी कम हो रही है, ये भ्रांति ही है। वस्तुतः अन्य जो सामान्य कृषि फसलें हैं उसकी तुलना में अगर आप मखाना को देखें तो अन्य सामान्य कृषि फसलों की तुलना में मखाना में आमदनी कम से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा है। आप 25,000 या 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अन्य फसलों से प्राप्त कर सकती हैं। मखाना के क्षेत्र में एक औसत उत्पादकता भी अगर प्राप्त होती है और बाज़ार में औसत कीमत भी मिल जाती है तो करीब 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आमदनी मखाना के किसान बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। रही बात लागत कम करने की, तो लागत कम करने का तरीका ये है कि जिन संसाधनों का उपयोग हम मखाना की खेती में करते हैं,
जैसे मखाना एक जलीय फसल है तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पानी हमेशा ही बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अनुसंधान केंद्र में ये प्रायोगिक हमारे जो अवलोकन रहे हैं उसके माध्यम से ये साबित हुआ है कि मखाना की खेती में 1 से 1.5 फीट पानी की उपलब्धता भी अगर आप सुनिश्चित कर सकें तो बहुत ही सहजता से सफलतापूर्वक मखाना की खेती आप कर सकते हैं। तो बस इतने ही पानी की ज़रूरत होती है, बेवजह ज़्यादा पानी आप न डालें और भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल भी न करें, क्योंकि एक जलीय फसल है और भूमिगत जल का अगर बहुत ज़्यादा आप उस पर हमारी निर्भरता हो तो बहुत लंबे समय तक ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। अतः जहाँ पानी की स्वाभाविक रूप से उपलब्धता है ऐसी जगहों पर ही मखाना की खेती करें। दूसरी चीज़ है कि आमदनी बढ़ेगी जब उत्पादन बढ़े और उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़े। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो नई तकनीक है, पहले तो ये कि स्वर्ण वैदेही जो प्रभेद है, स्वर्ण वैदेही प्रभेद का इस्तेमाल करें किसान। उसकी जो उत्पादन क्षमता है 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद पौध संरक्षण के जो तरीके हैं उस पर भी उचित ध्यान दें और पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कॉपर या सूक्ष्म पोषक तत्व, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका अगर इस्तेमाल न किया जाए तो मखाना की जो उत्पादकता है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और दूसरी सबसे जो बहुत अहम चीज़ है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वो ये है कि अभी मखाना के जो किसान हैं वो मूलतः बीज, जिसे हम गुड़ी कहते हैं अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, तो वो बीज बेच लेते हैं। अगर वो प्रसंस्करण अपने यहाँ ही करे, लावा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रसंस्करण कहते हैं, तो प्रसंस्करण या लावा बनाने का काम अगर अपने ही फार्म में करे तब उनकी जो आमदनी है वो कई गुना तक बढ़ जाती है। कई गुना 25 से 30% तक उनकी आमदनी बढ़ जाती है। बल्कि इससे आगे का भी जो काम है, मूल्य संवर्धन का काम है, उसमें भी किसान शामिल हों तो उनकी आमदनी में आशातीत बढ़ोतरी हो सकती है। जाना आपने कि कितना ज़्यादा ये हम तकनीकों का इस्तेमाल करके और कुछ जो वैज्ञानिक विधि हैं उसका इस्तेमाल करके आप कितना ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं मखाना की खेती को। एक आखिरी सवाल पूछेंगे डॉक्टर मनोज से कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी अब खेतीहर, जो भी किसान भाई हमारे मखाना की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए संदेश क्या होगा आपका? हमारे जो किसान बंधु मखाना की खेती में, मखाना के प्रसंस्करण में रुचि रखते हैं, उनके लिए मेरी सलाह ये है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उत्पादन के लिए भी और प्रसंस्करण के लिए भी। तो यहाँ बिहार के जो किसान हैं या इस समय बिहार से बाहर भी करीब 10 राज्यों में मखाने का उत्पादन शुरू हो चुका है और अन्य राज्यों में भी जहाँ के किसान भी, जहाँ अनुकूल वातावरण है, मिट्टी और जलवायु मखाना के उत्पादन के लिए अनुकूल है, ऐसी जगहों के किसान अगर मखाना की खेती में दिलचस्पी रखते हैं तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से वो उचित तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करें और न सिर्फ मखाना के उत्पादन में बल्कि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात में भी शामिल हों और अपनी आमदनी में आशातीत बढ़ोतरी करें। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ साइंटिस्ट मनोज कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार ने हमें इतनी सारी जानकारी दी, हमसे बातचीत की, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज जो आपको जानकारियाँ मिली हैं और जो तकनीक है मखाना की खेती से जुड़ी, उनका लाभ उठा करके आप मखाना की खेती करेंगे और धनवान बनेंगे। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं विराम। मिलेंगे अगले अंक में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।